नमस्कार। आज हम बात करेंगे, ये मैंने 3-4 साल पहले भी एक पोस्ट डाली थी सोलर साइकिल करके, फेसबुक, लिंक्डइन सभी नेटवर्क्स पे डाली थी। और उसमें मैंने मेंशन किया था कि हमारा सूर्य 100 साल में हमारी आकाशगंगा के महासूर्य का चक्कर लगाता है, जो कि हमारा दादा है। सूर्य तो हमारा पिता है, वही हमें जीवन देता है, पूरी पृथ्वी को जीवित वही रखता है। तो सूर्य के पिता कौन है? वो महासूर्य हैं। सूर्य उनका चक्कर लगाता है, साइक्लिकल है और ऑर्बिटल भी है। ठीक है, साइक्लिकल का मतलब होता है गोल सर्किल में चलना, लेकिन साथ में ओवल शेप में चलता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो 100 साल की साइकिल है, ये जब भी पूरी होती है तो 8 से 10 साल में सूर्य में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। अभी 100 साल की बात करी हमने, अब छोटी बात करते हैं, उससे थोड़ा और लेवल नीचे आते हैं। कुंभ का मेला बढ़ता है, सदियों से हिंदू सनातन परंपरा में कुंभ का मेला बढ़ रहा है, और हम जाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, त्रिवेणी भी जाते हैं। ये सब क्यों है? हर 12 साल में सूर्य जो है वो, जैसे कि पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा अपना पूरे ग्लोरी में होता है, ठीक इसी तरह से हर 12 साल में हमारा सूर्य पिता जो है वो पूरी अपनी ग्लोरी में होता है, पूरी फुल रेडिएशन में होता है। उस वक्त उनका पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हम हैं। नासा भी यही कह रहा है, इसरो भी यही कह रहा है, और हमारे ऋषि मुनि तो पिछले 20,000 साल से शास्त्रों में लिख के चले गए, बता के चले गए। श्रुतियों में मतलब शिष्य ने सुना, गुरु ने बोला, शिष्य ने सुना, शिष्य ने लिख लिया, और फिर वो जब गुरु बना, उसने बोला तो अगले शिष्य ने लिख लिया। ऐसे शास्त्र निर्मित हुए। तो आदित्य स्त्रोत, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर वो आदित्य स्त्रोत का पाठ करें, दूसरा सांस पे विपස්සना ध्यान करें, तीसरा अगर कर सकते हैं, यह नहीं कि हर कोई कर पाएगा, अगर कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार सिर्फ की मुद्रा में सिर्फ 5 या 10 मिनट भी अगर कर लें, 2-5 बार भी कर लें, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये कब करें? जब सूर्य उग रहा होता है, दोपहर में नहीं, छिपते हुए सूरज में नहीं, रात्रि में नहीं, जब सूर्य उग रहा होता है, सूर्य पिता। समझ में आ रहा है? अब हम इसके साइंटिफिक पहलू पे चलते हैं। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। सूर्य हर 100 साल में अपने आप को एडजस्ट करता है। सूर्य हर 100 साल में अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, और इतना खतरनाक एडजस्टमेंट होता है कि पृथ्वी की पोलैरिटीज़ किससे बनती है? पृथ्वी के अंदर जो कोर होता है, और वो कोर किससे बना हुआ है? जो गेंद है, पृथ्वी के अंदर ही अंदर बिल्कुल कोर में क्या है? गेंद है, बड़ी गेंद है, जो लोहे और निकल और कोबाल्ट से बनी हुई है, निकल। ठीक है, तो वो घूमती है, उससे क्या होता है? उससे ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो सूर्य से आने वाली अल्फा बीटा गामा थीटा वेव से हमको बचाता है। अगर पृथ्वी पे आयनोस्फेयर नहीं हो, एटमॉस्फेयर नहीं हो, जैसे स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं, ठीक है, स्पेस में जाते हैं, और अगर वो सूट हटा दें तो उनको मरने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगेगा। खून तो पूरा बाहर आ जाएगा, धमनियों से, आँखों से, सब, कान से, ठीक है, नाक से, मुंह से, सबसे बाहर आ जाएगा, और सारी नसें फट जाएंगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं ऊपर, तो सूट में ज़बरदस्ती प्रेशर भरा जाता है।
ठीक है, पंप्स के द्वारा, पंप पीछे लगे रहते हैं, ऑटोमेटिक प्रेशर को कंट्रोल करते रहते हैं वो। और दूसरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, एग्जैक्ट मिश्रण जो पृथ्वी पर मिलता है वो कैरी करना पड़ता है। क्लियर? ठीक इसी तरह से अब हम पृथ्वी पर वापस आते हैं। तो ये रेडिएशन अगर डायरेक्ट आ जाए और आयनोस्फेयर नहीं हो, आयनोस्फेयर की वजह से हमें आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। वी आर लिविंग ऑन अ ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। ठीक है, तो हिंदू सनातन धर्म में 20,000 साल पहले, 30,000 साल पहले ये प्रेडिक्शंस की गई, बताया गया, और सूर्य की गणनाएं की गई। कणंत ऋषि हुए, जबरदस्त थे। वो कहते थे काल, काल और स्थान, वास्तु के लिए उन्होंने कहा है काल और स्थान दोनों अलग नहीं है, एक ही चीज के दो हिस्से हैं। तो अगर वास्तु परफेक्ट है, वास्तु परफेक्ट हो नहीं सकता, 99% ही हो सकता है। अगर वास्तु 99% भी परफेक्ट है तो काल और स्थान के एकीकरण की वजह से घटनाएं घटेंगी और पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा घटेंगी। हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, हेल्थी वेल्थी एंड वाइज बनोगे आप। क्लियर फंडा? उस एनर्जी को कैसे यूज़ करना, उसको वास्तु से यूज़ करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, ठीक है, और लाइट एनर्जी आती है, ठीक है। और ये जो चारों पांचों जो अर्थ एनर्जी भी होती है, ठीक है, ये चारों पांचों जो तत्व हैं, इन्हीं का ही फाइन ट्यून करना वास्तु कहलाता है। अब हम बात करते हैं जो अभी मारामारी मची हुई है, वो मारामारी क्या है? भविष्य मालिका में ये कह दिया गया था इतने सैकड़ों साल पहले कि प्रलय आएगी, नरक हो जाएगा, लोग मरेंगे, ऐसे मरेंगे, पट 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 पट, जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं ऐसे मरेंगे। और कुछ नमूने अभी आप देख चुके हो, मीडिया में कुछ चैनल्स पे ऐसी रिपोर्टें भी आ रही हैं, और लोग अचानक से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और वो मरणासन स्थिति में हैं, और काफ़ी मौतें हो भी चुकी हैं। ये सब क्यों हो रहा है, अब इसको समझते हैं। ये जो 100 साल के अंदर सूर्य अपना आपको फाइन ट्यून करता है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा प्लाज्मा वेव्स निकलती हैं। प्लाज्मा वेव्स मतलब जो सूर्य को अंदर जो मेन एनर्जी एमिट करती हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा वेव्स हैं, इनसे सूर्य, ये जब पृथ्वी के ऊपर से गुजरती हैं तो क्या होता है? तो पृथ्वी का जो कोर है, पृथ्वी का जो कोर है, जो लोहा और निकल से बना हुआ है, वो घूमता है। उस घूमने की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो जो वेव्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा वेव्स, वो ऊपर की ऊपर यूँ निकल जाती हैं, पृथ्वी को हार्म नहीं करती। गर्मी ज़रूर आती है, लाइट ज़रूर आती है, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, लाइट बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी पृथ्वी पे जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हम सभी जीव जंतु, वायरसेस, बैक्टीरिया, एनीथिंग, ये सभी जीवित रहते हैं, मरते नहीं हैं। लेकिन अगर आयनोस्फेयर में अगर छेद हो जाए, जैसा कि 30 साल पहले, 40 साल पहले वैज्ञानिकों ने प्रोडिक्शन किया था, और एयर कंडीशनर्स में से चलने वाली जो गैसेस, लीक होने वाली गैसेस की वजह से वो बहुत बढ़ रहा था, और जो गाड़ियों के अंदर से जो फ्यूम्स निकलती थी एग्जॉस्ट में से, उसकी वजह से उसमें छेद हो गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ था। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से खूब पेड़ काट दिए, और मनुष्य ने अपनी हद कर दी, अपने लोभ की, लालच की, ग्रीड की और निर्दयता की हद कर दी, ठीक है। पेड़ काट दिए, पौधों को काट दिया, ठीक है, जानवरों को काट काट के खाने लगा, ठीक है, आदमियों को शोषण करने लगा। ब्याज का जो धंधा है वो तो खून पीने वाला धंधा है, खून पीने वाला धंधा है, ठीक है। बुद्ध महावीर ने कहा था कि सब तरह की हिंसा छोड़ दो, तो जैनियों और बौद्धों ने क्या पकड़ लिया? ब्याज का धंधा पकड़ लिया। किसी भी धंधे को करते हो थोड़ी बहुत हिंसा तो होती है, तो ब्याज का धंधा पकड़ लिया। चलो
अब हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो ये जो ये जो सूर्य और ये जो पृथ्वी है, अभी मई जून चल रहा है, मई ख़त्म होने वाला है, जून आ रहा है, ठीक है। तो अभी पृथ्वी सबसे दूर है, साइक्लिकल चलती है और अंडाकार वेव में चलती है, सबसे दूर है सूर्य से, और इस दूरी की वजह से सबसे ज़्यादा गर्म हो रही है। अब ये तो उल्टा सुनाई देता है, उल्टा समझ में आता है, ऐसा क्यों? हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा सीबीएसई की किताबों में, और जो आईपी बोर्ड में, इंटरनेशनल बोर्ड जो है, उसमें तो बहुत सर्कुलर फॉर्म में दिखाया जाता है। वो बेवकूफ़ बनाने का तरीका था, वो इतना सरल नहीं है, स्पेस इतना सरल नहीं है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें पृथ्वी यूँ घूम रही है, ठीक है, जुपिटर यूँ घूम रहा है, यूँ घूम रहा है, और सूर्य बीच में है। और सूर्य कोई ऐसे नहीं है अपनी जगह स्थिर है, सूर्य भी ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे वक्री बोलते हैं इसको। सूर्य भी क्या है, वक्री होके चल रहा है, सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ता जा रहा है, और किसी महासूर्य का चक्कर मार रहा है वो, और वो महासूर्य का नाम दिया है नासा ने, इसरो ने नाम भी दिया है उसका, ठीक है। तो ये सूर्य जो 100 साल में जो ये पूरा एक सर्किल पूरा करता है, सर्कुलेशन पूरा करता है, इस वक्त सूर्य में बहुत ज़्यादा, सूर्य अपने आप को जवान बनाता है, ठीक है। जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ता है, जैसे छिपकली अपनी पूंछ छोड़ देती है, नई पूंछ उग के आ जाती है, जैसे बबर शेर का दांत टूटता है तो नया दांत उग के आ जाता है बबर शेर को, जैसे जो सींग होते हैं, सींग वाले जानवरों को सींग टूटते हैं और खुर टूटते हैं और नए खुर उग के आ जाते हैं, ठीक ऐसे ही सूर्य में बिल्कुल नई एनर्जी, नई ऊर्जा जनरेट होती है जब पूरा अपना सर्किल पूरा कर लेता है। थोड़ा रेस्ट तो करेगा ना, थोड़ा सा तो करेगा, और वापस अपने आप को रीजेवनेट करता है, वापस अपने को रिचार्ज करता है, ठीक है। हीलियम, हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन और ये जो अलग अलग गैसेस हैं, इनका रिएक्शंस की वजह से सूर्य इतना प्रबल है, ठीक है। अब ये जो अल्फा, गामा, थीटा वेव्स जो होती हैं, इनकी साइकिल जो होती है, साइकिल मतलब फ्रीक्वेंसी, वो बहुत हाई होती है, ऐसे होती है। हमारी लाइट है ना, जो जिस लाइट में आप मुझे देख पा रहे हो, जिस लाइट की वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हो, उसकी तो ये है, ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी। लेकिन ये गामा थीटा वेव्स की ऐसी नहीं होती, उसकी तो बहुत बारीक होती है, ऐसे बिल्कुल पास पास, इसलिए वो आयनाइज कर देती है हमारे सेल को। लोहा रखोगे, लोहे को आयनाइज कर देगी, तांबा रखोगे, तांबे में करंट आना शुरू हो जाएगा, लोहा रखोगे, लोहे में करंट आना शुरू। इसको अगर थोड़ा सा समझें, माइक्रोवेव देखा है, माइक्रोवेव हम यूज़ भी करते हैं। क्यों कहते हैं कि इसमें कोई मेटल का कोई बर्तन नहीं रखना, मेटल की चम्मच नहीं रखना, मेटल फॉइल नहीं रखना? क्यों? क्योंकि मेटल फॉइल में वो क्या है, उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकलती हैं मैग्नेट्रॉन से, उसमें मैग्नेट्रॉन होता है इतना बड़ा, और वो कई हज़ार कई लाख वोल्टेज बनाता है। उस वोल्टेज की वजह से और उस रेडिएशन की वजह से खाना पकता है। क्लियर? पकता नहीं है, वो जलता है, वो हीट बढ़ती है, उसमें हीट पैदा होती है। क्लियर? ठीक इसी तरह से जैसे जैसे ये जो आयनोस्फेयर की जो परत है ये छोटी होती जाएगी। क्यों हो रही है छोटी? पहला चीज़, क्योंकि पृथ्वी पर पोलर शिफ्ट होना शुरू हो गया। पोलर शिफ्ट क्या होता है? पोलर शिफ्ट होता है जो हर 7000 साल में एक बार होता है। 7000 साल में एक बार होता है। जो सतयुग, द्वापर, त्रेता और जो ये जो अलग अलग युग कहे हैं उनकी गणना भी देख लीजिए आप। लगभग 7,000 साल के अंदर एक बार पोलर शिफ्ट होता है पृथ्वी के ऊपर। कभी तो पूरा हो जाता है, मतलब नॉर्थ पोल जो ऊपर वाला है वो उसकी मैग्नेटिक अचानक से साउथ पोल हो जाता है वो, और नीचे वाला जो है वो अचानक से नॉर्थ पोल बन जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसकी वजह से होगा क्या, और ये होता है, ठीक है, और ये अब हो रहा है, और पिछले 2019-2020 से हो रहा है ये। और अभी इस वक्त जब सोलर रेडिएशन अपने चरम पर है, लोग गर्मी से मर रहे हैं, लिटरली मर रहे हैं, तो क्या हो रहा है?
कि सूरज की जो सोलर रेडिएशन है, जो उसकी अल्फ़ा बीटा गामा थीटा जो रेडिएशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और हमारा जो शील्ड है, शील्ड माने छतरी, शील्ड माने ऐसी छतरी जो हमको रेडिएशन से बचाती है, वो वीक होती जा रही है। क्यों वीक होती जा रही है? वो इसलिए वीक होती जा रही है क्योंकि हमारे पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो रहा है। आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हो, वो वीक हो रहा है। यही कारण है कि दोनों तरफ से हमें मार पड़ रही है। एक तो हीट बढ़ रही है, दूसरा रेडिएशन एनर्जी भी हमें मिल रही है। ठीक है, तो लोग मर रहे हैं। अब ये तो लोग उल्टी, दस्त, बुखार, इनसे मर रहे हैं, और नए नए वायरसेस, कोरोना वायरस, ये वायरस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीटर डेस्जैक, अभी आप उसको गूगल करो या यूट्यूब पे जाके देखो, पीटर डेस्जैक नाम है उसका बंदे का, ऑस्ट्रिया का बंदा है वो, यूरोप का एक देश है छोटा सा, अमेरिका में रहता है, एक एनजीओ चलाता है। उस एनजीओ का काम क्या है? लाखों करोड़ों साल से जो वायरसेस बर्फ में या अफ्रीका के जंगलों में या किसी पहाड़ी में या किसी गुफा के अंदर या किसी रेगिस्तान में जो जो दबे पड़े हुए हैं, ग्लेशियर्स के अंदर जो दबे पड़े हैं, जो बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको निकाल कर उन पे एक्सपेरिमेंट करना। तो 21,000 वायरसेस को तो वो ऑलरेडी निकाल के स्टोर कर चुका है। 21,000। उससे पूछा गया, आप देख सकते हो यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा इस पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देखना आप उसको। तो उससे पूछा गया कि भाई आपने ये वायरस को क्यों डेवलप किया, इसको मतलब और ज़्यादा क्यों इस तरह से किया? बोले देखिए जी, ऐसा है, हमारे लिए तो ये साइंस है। ठीक है, साइंस में नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता। आप समझ में आ रहा है आपको कि एक तो हमारे ऋषि मुनि थे, नैतिक अनैतिक हर चीज़ का ध्यान रखते थे। इसलिए मैं कहता हूँ सनातन हिंदुओं, जाग जाओ। ये गधापन, ये जो मूर्खतापूर्ण जो तरीका है आप हमारा जीने का, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। जाग जाओ, और जागोगे नहीं तो मरना पड़ेगा, मरना, जीवन से, प्राण से हाथ धोना पड़ेगा, और अकाल मृत्यु होंगी। अब अकाल मृत्यु होंगी, उनसे बचाव के भी उपाय बताऊंगा, लेकिन फिर भी लोग मरेंगे, करोड़ों, लाखों, करोड़ों की संख्या में मरेंगे। और आप खूब चैनल्स पे और सब जगह देख चुके हो मैं, लेकिन उसमें कुछ उपाय भी सजेस्ट करूंगा। तो आप समझ लो, पहला उपाय रेडिएशन से बचने का, कि जो बहुत धनी लोग हैं ना, जो बहुत धनी लोग हैं, चाहे लंदन में रहते हों, ऑस्ट्रेलिया में रहते हों, जापान में रहते हों, या यूरोप में, अमेरिका में रहते हों, रशिया में रहते हों, इंडिया में रहते हों, उन्होंने अपने घर में तलघर बनाए, तलघर 5-5, 10-10 मंजिल नीचे तक। वास्तु में यहाँ तक कहा गया है कि राजा को अधिकार है, पक्के मकान तो राजा ही बनाता था और सेठ लोग बनाते थे, राजा को अधिकार है कि 10 मंजिल नीचे तक वास्तु में कहा गया कि वो बना सकता है, और वो सुरंगों से कनेक्ट करके और विपत्ति समय पर वो अपनी जान बचा कर अपने वहाँ से निकल सकता है। अगर अटैक हो जाए महल के ऊपर या किले पर, राजा ही अगर नहीं बचेगा तो नेतृत्व कौन करेगा? सेना तो फिर से खड़ी कर लेगा राजा। गुरीला वार भूलना नहीं है। महाराणा प्रताप, गुरीला वार मतलब अचानक से प्रकट होते थे, छोटी सेना रखते थे और उससे तुरंत अटैक करके और नाक में दम कर देते थे, उनको भगा देते थे, हजारों सैनिकों को, उनकी हालत खराब कर देते, गुरीला वार। तो गुरीला टैक्टिक्स के लिए ज़रूरी है सुरंगों का निर्माण किया गया। आज भी ऐसी सुरंगें हैं। ये सुरंगें आम जनता का जीवन बचाने के लिए भी काम में ली जाती थी, और जो सेठ लोग होते थे उनके लिए भी। तो अभी जितने भी लोग जो धनी, सुपर रिच बना सकता है, ठीक है, 2-5 करोड़ में ऐसा मकान नहीं बनता। आपको कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए कि आप 10 मंजिल नीचे और 10 मंजिल ऊपर आप बनाओ, और इतना मजबूत बनाओ कि आप उसमें फिर आपको सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, लाइफ सस्टेनेंस के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। पिक्चर देखो आप, ये जो साथ में
मैंने पिक्चर लगाई है, इसको भी देखो आप। इस तरह के पूरी दुनिया में जो सुपर रिच लोग हैं वो बना रहे हैं और बना चुके हैं, और आस पड़ोस के लोग परेशान हैं उनसे। क्यों परेशान है? इसलिए अरे यार हमारे मकानों में दरारें आ गई, वो आएंगी, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो अपनी जान बचानी है। ठीक है जी। भारत में कितने सुपर रिच हैं आपको पता है? भारत में लगभग ये सर्वे अभी हुआ था, लगभग 2-2.5 साल पहले भारत में सुपर रिच लोगों की संख्या 2 लाख के करीब हो चुकी है। 2 लाख, जो 100 करोड़ से ऊपर के हैं। 100 करोड़ से ऊपर के हैं। 100 करोड़ कोई सुपर रिच में कुछ ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर जो 5 लाख करोड़ तक के भी हैं उसमें, 8 लाख 10 लाख करोड़ तक के भी हैं उसमें, वो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है 100 करोड़ का। एक्चुअल में वो जो क्राइटेरिया है वो 700 करोड़ का है, 800 करोड़ का। वो डॉलर्स में मिलियनर्स, भारत में मिलियनर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है चाइना के बाद में। क्यों? क्योंकि कमाई करने के अच्छे मौके मिल रहे हैं, स्टेबल गवर्नमेंट है और स्टॉक मार्केट बहुत बूम कर रहा है, तो बहुत मौके मिल रहे हैं। ठीक है। और जो क्रेडिट है वो बहुत आसानी से मिल रहा है। सरकार भी 5 करोड़ तक तो बहुत ईजिली क्रेडिट दे रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो नए नए यूनिट्स लग रहे हैं। अब बचाव क्या है इस हीट से, क्या क्या होगा और उससे बचें कैसे? इस हीट से सबसे पहले होगा क्या? ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। धनी लोग आज कुल्लू मनाली शिमला और हिमाचल नहीं जाते, वो जाते हैं नॉर्थ पोल छुट्टियां मनाने के लिए। समझ में आया? वो लोग नॉर्थ पोल जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अभी जो है और 18-19 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर। 18-19 डिग्री, जहाँ माइनस में टेम्परेचर चलता था वह समर में 18-19 डिग्री पे आ गया है। इतना हॉट हो गया है नॉर्थ पोल। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनके पिघलने से करोड़ों अरबों साल पुराने जो वायरसेस बर्फ़ में जमे हुए थे वो सब अब निकल निकल के समुद्रों में आएंगे, नदियों में आएंगे और उनसे नए नए रोग फैलेंगे और फैलेंगे। ये समझ लो आप। वो पानी हम पिएंगे, वो हवा में आएंगे, वो वायरसेस घुलेंगे और वो ऐसे ऐसे किसी के अचानक से फफोले निकल आएंगे बॉडी के ऊपर, किसी को अचानक से तेज़ बुखार होगा मर जाएगा, किसी को अचानक से खांसी इतनी होगी, खून की खांसी होगी, वो मर जाएगा। अलग अलग तरह के वायरसेस काम कर रहे होंगे आपके अंदर। और इन वायरसेस ने बड़े बड़े जो टस्कर्स थे, टस्कर्स क्या, ऐसे जो हाथी जिनके बड़े बड़े दांत हुआ करते थे, ऐसे डायनासोर्स, उन पे भी अटैक करके उनको मारने की क्षमता जिनमें है, वो अब सब जीवित होने लग जाएंगे सारे। उनको तो बॉडी चाहिए, मनुष्य की बॉडी मिले तो बहुत अच्छा, होस्ट मिल जाए। जैसे अभी कोरोना में क्या हालत हुई थी, ठीक है। अभी तक वो वायरस है हमारे अंदर, लेकिन उसका लोड इतना नहीं है, इसीलिए तो लोग मर रहे हैं। हार्ट फेल से क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो खून के तक के जमाने का था, उसका एक ही फंडा था, और ये खून का तक्का जहाँ रुक जाएगा हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट में आके रुकेगा तो पक्का है हार्ट फेल, दिमाग में आके रुकेगा तो ब्रेन स्ट्रोक होगा, किडनी में जाके रुकेगा तो किडनी खराब, लिवर में जाके रुकेंगे तो लिवर खराब, खून का फ्लो रुक जाता है और वो बढ़ते जाते हैं। ठीक इसी तरह से जहाँ पर बर्फ़ गिरती होगी, सदियों से बर्फ़ गिर रही है, ठीक है, लोग रह रहे हैं, वहाँ पे अचानक से बारिश शुरू हो जाएगी, अचानक से बारिश शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा, जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही होगी वहाँ अचानक से पानी बरसेगा। आप देख चुके हो मिडिल ईस्ट में क्या हुआ था, वहाँ अचानक से बर्फ़ गिरेगी, देख चुके हो। सारा मौसम उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? और इस पर फिल्में बन चुकी हैं, पिछले 10-15 साल 20 साल में हॉलीवुड की पिक्चर्स बन चुकी हैं, ठीक है। हमारे तो वो एक ही तरह की पिक्चर्स बन रही हैं। तू मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, तुझे देखूँ तो प्यार करूँ, बस वो पेड़ के चारों तरफ घूम फिर के गाना 2 बच्चे पैदा करना और हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, वहीं पर उसका दी एंड कर देते हैं। हमारे तो सारी फिल्में बस इसी तरह की हैं, साइंटिफिक रिसर्च पे या उसकी प्रेडिक्शंस पे कुछ भी फिल्में नहीं बनाते, और इसीलिए बाहर की फिल्में डब होती हैं और भारतीय बहुत उनको चाव से देखते हैं। तो ये जब पोलैरिटी चेंज होती है, पृथ्वी की जब पोलैरिटी चेंज होती है तो मौसम का चक्र बिगड़ जाएगा। पहला खतरा है मौसम का चक्र। दूसरा खतरा है वायरसेस एक्टिव हो जाएंगे, वो बॉडीज़ में उनको होस्ट चाहिए, चाहे जानवर मिले, पशु मिले। लंपी वायरस आया था ना,
लंपी वायरस आया था कि नहीं, अभी गाय को कैसे मारा था। इसी तरह से अलग अलग तरह के वायरस आएंगे अलग अलग जानवरों को मारने के लिए। और ये जो कोरोना वायरस है, ये अफ्रीका की एक गुफा में एक खास तरह की बैट रहती है, उस बैट मतलब चमगादड़, उससे निकाला गया था। उसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया गया था, वो ऑलरेडी था, उसको और मॉडिफिकेशन किया गया था प्रोटीन्स लगा लगा के। ठीक है, अभी तीसरा तरह का जो फंडा इसमें शुरू होगा वो होगा रेडिएशन का, जब ये और तेज बढ़ेगा। और ये 10 साल तक चलता है एडजस्टमेंट, हर 100 साल में 10 साल तक चलता है एडजस्टमेंट। और ये जब एडजस्टमेंट होता है तब बाढ़ आती है। चौथा और पांचवा पॉइंट है बाढ़ और भूकंप। बाढ़ भी आएगी, सूखा पड़ेगा, गर्मी, एक्सट्रीम गर्मी पड़ेगी, वायरसेस फैलेंगे, खूब वायरसेस फैलेंगे। और पांचवा पॉइंट मैंने क्या बताया? पांचवा पॉइंट मैंने ये बताया कि लोग गर्मी से, ठंड से, बहुत ज़्यादा पानी, बाढ़ से, बहुत ज़्यादा वायरसेस, बैक्टीरिया, बीमारियां, दूध में वायरसेस, बैक्टीरिया, पशुओं में वायरसेस, बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, जो पेड़ पौधे होंगे, जो हम सब्जियां उगाएंगे, जो अनाज उगाएंगे, उसमें भी रेडिएशन आएगा, उसमें भी वायरसेस होंगे। यूँ समझ लिए जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है ना, ठीक इसी तरह से ये न्यूक्लियर एनर्जी है। सन में न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब ऐसा माना जाता है, नासा यहाँ तक कहता है, और हमारे तो पुराणों में लिखा हुआ है। ठीक है, आदित्य स्रोत पढ़ो आप, उसके अंदर सब वर्णन है। उसके अंदर लाखों करोड़ों, उसमें लिखा हुआ है लाखों करोड़ों परमाणु बम के बराबर, विस्फोटों के बराबर सूर्य में एनर्जी है। लाखों करोड़ों परमाणु बम के बराबर सूर्य में इतनी एनर्जी है, और वो रोज घटती है, और रोज उसमें एक तरह से रिसाइकिल प्लांट है। वो वापस अपनी एनर्जी को वापस एब्जॉर्व करता है, और फिर उससे वापस रिसाइकिल करता है, और वापस उसमें फिशन चलता है उसमें। ये ठीक है प्रोसेस है। ठीक है, रिएक्शन का प्रोसेस कहलाता है फ्यूजन एंड फिशन। फ्यूजन से तो न्यूक्लियर बम बनता है, और सूर्य में क्या चल रहा है? फिशन चल रहा है। ठीक है, वो आप गूगल करके देख लीजिएगा। 5 तरह से हम पे असर पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर, और एकदम माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर। एयर कंडीशनर फेल हो जाएंगे, पावर ग्रिड्स फेल हो जाएंगे, चमड़ी के कैंसर होंगे। दिमाग है ना, ये काम करना बंद कर देगा। लोगों के किडनी की बीमारियां बढ़ जाएंगी, मुझे तो ऑलरेडी है 20 साल से। ये और सीवियर हो जाएगी अगर मैं ध्यान नहीं रखूँगा। मैं ज़्यादा अगर बाहर जाने लगूँगा तो और दिक्कत में आ जाऊँगा। ऐसी दिक्कत जानलेवा, मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा लोगों को। लिवर खराब हो जाएंगे। इतनी गर्मी में कुछ काम नहीं करता। 50 डिग्री के ऊपर WHO की वार्निंग है कि ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव अबव 50 डिग्रीज। देयर आर सर्टन ट्राइब्स इन अफ्रीका, दे कैन सर्वाइव अप टू 55 डिग्री, लेकिन वो एक खास तरह की हर्ब पीते हैं, हर्ब, जड़ी बूटी। ठीक है, वो कहाँ से लाते हैं, क्या लाते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताते। वो छोटा सा ट्राइब ही है, उसके लिए भी आप गूगल और यूट्यूब करके देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी हालत हो जाएगी, हम भिखारियों की तरह उनके पीछे जाएंगे, उनसे पूछेंगे, पता करेंगे, उनकी तो लैंग्वेज भी नहीं आती है हमें। तो ये सब चीज़ें। दूसरा, टेम्परेचर से लोग मरेंगे, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एकदम लो टेम्परेचर, एकदम हाई टेम्परेचर। दूसरा, बहुत ज़्यादा पानी, बाढ़, सूखा। तीसरा, रेडिएशन। तो रेडिएशन से बचने का तरीका क्या है? रेडिएशन से बचने का तरीका ये है कि आपका जो रूम है, एक तो ये है कि जो आपकी जो RCC है, जो छत है, छत के अंदर लोहे का जाल होता है। छत के अंदर लोहे का जाल होता है, वो एकदम लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रेडिएशन जैसे मिलेगी वो एकदम लाल दिखेगा नहीं, क्रैक्स पड़ने लग जाएंगे उसमें। और जब उस पर रेडिएशन होगी तो वो क्या होगा, उसकी वजह से और ज़्यादा रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करके फिर वो नीचे रेडिएट भी करेगा। इसीलिए बच्चों, जो महाधनी लोग हैं, जो बहुत सुपर रिच लोग हैं, वो अंडरग्राउंड उन्होंने 10-10 मंजिल नीचे तक बनाए, और उनके अंदर ऐसे प्लांट्स लगाए हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी अगर गिर जाता है ऊपर तो भी नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिफ्ट लगाई है ऐसे, और उसमें
इतनी जगह पर उन्होंने प्लाज्मा फिल्टर्स लगा रखे हैं बीच बीच में कि ना तो उसमें से अगर न्यूक्लियर बम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो सोलर से और साल 5-5 साल का राशन है वहाँ पे, 5-5 साल का राशन है वहाँ पे तहखानों के अंदर, और फुल्ली फर्निश्ड। हम तो बड़े इतराते हैं फ्लैट्स में रह के, फ्लैट्स वाले जल्दी मरेंगे, ज़्यादा मरेंगे, क्योंकि हवा हीट वेव एकदम से आएगी, सारे कांच टूट जाएंगे, शटर कट जाएंगे या क्रैक्स पड़ जाएंगी, रेडिएशन आएगी अंदर। ठीक है, बहुत जैसे नरक कहा गया ना, भविष्यवाणी में कहा गया कि एकदम नरक का आभास होगा, नरक ही मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे, और लोग लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में मरेंगे, और एक जगह नहीं मरेंगे, पूरे विश्व में मरेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमको बचाने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड, विद्युत चुंबकीय जो आवरण बना हुआ है पृथ्वी के चारों तरफ, वो वीक होता जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में। लेड की कोटिंग करो, ठीक है, लेड की कोटिंग किए हुए कपड़े पहनो। ऐसे कपड़े मार्केट में आएंगे, देखना आप, ऑनलाइन बिकेंगे ऐसे कपड़े। हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया, बिजली की ग्रिड्स फेल होंगी, हर घर पे सोलर लगेगा, ये देखना। और ये प्रधानमंत्री को, देखो प्रधानमंत्री जैसे जो लोग होते हैं उनको 5 साल 10 साल 20 साल में जो चीज़ें आती है वैज्ञानिक पहले ही आगाह कर देते हैं। आप क्या समझते हो, क्या इसरो के वैज्ञानिकों ने नहीं किया होगा? वो जाके जो उनको गले लगाता है, जब वो रॉकेट गिर जाता है तो वो क्या बस गले लगा के बस रो के हंस के बस खाना खा के और बस टाटा बाय बाय कर के आ जाते हैं? नहीं बच्चों, बातचीत करते हैं, वो उनको वार्न करते हैं कि ऐसा समय आएगा। और इसरो ने ही सबसे पहली वार्निंग दी थी, आपको ये भी बता दूं, ठीक है, 8 साल पहले, 5 साल पहले, और अभी 3 साल पहले फिर वार्न किया था। सैटेलाइट्स सब बेकार हो जाएंगे, धीरे धीरे सारे सैटेलाइट्स बेकार हो जाएंगे, जीपीएस जो चलता है वो ख़राब हो जाएगा, आपकी गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें सीपीयू लगा हुआ वो गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होंगी, जो मैनुअल गाड़ियाँ हैं वो शायद स्टार्ट हो जाएं, स्टार्ट हो जाएंगी तो आप उनको चलाओगे कैसे? चलाओगे तो वो डामर पिघला हुआ मिलेगा सड़कों पे, ऐसे हालत। 50 डिग्री पे तो पिघलने लग जाता है डामर। समझ में आ रही चीज़ है? ये हालात हो जाएंगे। हम सांस खींचेंगे, उस सांस के अंदर बैक्टीरिया वायरसेस नए तरीके से वो आएंगे और हमारे बॉडी को खोखला कर देंगे, अंदर से खाना शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं नरक, इसे कहते हैं कि प्रलय इसको कहते हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं ये, और ख़ासकर मैं हिंदुओं को आह्वान करना चाहता हूँ कि ऋषि मुनि पागल नहीं थे, जितने भी आचार्य ऋषि मुनि थे पागल नहीं थे। भगवान राम को भी भेजा गया था जब वो 4 वर्ष के हुए थे, 7 वर्ष के हुए थे ना, तो उनको भेजा गया था गुरु जी के आश्रम में। कृष्ण जी को भी भेजा गया था गुरु संदीपन के आश्रम में। अरे भगवान को भी गुरुदेव के यहाँ पे आश्रम में जाके सेवा करनी पड़ी, ज्ञान सीखना पड़ा, कर्म से बंधा रहना पड़ा। शनि की महादशा थी राम जी को, जब उनको वनवास लगा था, पूरा 14 साल का वनवास लगा था, फिर वो चली थी शनि, आपको पता है शनि की महादशा पूरे 19 साल चलती है, तो भी कष्ट उनके कम नहीं हुए। वो सीता को भी ले आए तो फिर वापस सीता को छोड़ना पड़ा था, वियोग था, वियोग लिखा हुआ था। और राम जी की कुंडली, कोई कहता है कि परफेक्ट कुंडली कौन सी होती? परफेक्ट कुंडली राम जी की है, देख लो राम जी को कितने कष्ट मिले। तो तुम ये सोच रहे हो, मैं एस्ट्रो वास्तु भी करता हूँ, तो मुझसे लोग अपनी कुंडली भी दिखाते हैं, बातचीत करते हैं और उपाय भी पूछते हैं। तो वो ऐसे कोई उपाय पूछते हैं कि सर ऐसी कोई माला दे दो, कोई ऐसा नग बता दो, कोई इस तरह का कोई खाने पीने की चीज़ ऐसी बता दो, ये बता दो, वो बता दो कि हमारे कष्ट कट जाएं। कुछ कष्ट आपके ऐसे जो प्रारब्ध से आए हैं ना पीछे के जन्मों से, वो ऐसे नहीं कटेंगे, वो कटेंगे अच्छे कर्मों की वजह से। दान करना पड़ेगा, पुण्य कमाना पड़ेगा,
दान करना पड़ेगा, पुण्य कमाना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा और वास्तु को ठीक करना पड़ेगा। दान, पुण्य, योग, आयुर्वेद और वास्तु, ये पूरे पांचों शक्तियों को काम में लेना पड़ेगा, तब जाके बचाव होगा आपका, ऐसे बचाव नहीं होगा। तो लेड के बने हुए टोपे, ठीक है, जो मास्क 1 रुपए का आता था वही मास्क 100 रुपए का बिक रहा था ना। तो जो लेड के बने हुए जो हैट होते हैं इंडस्ट्री में काम आते हैं। कहाँ काम आते हैं पूछो, कहाँ काम आते हैं? वो काम आते हैं हेलमेट्स बने हुए होते हैं। फौज के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ मैं, जितने फौजी अफसर इसको देख रहे हैं, फौजियों को ये ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उनको खुले के अंदर बॉर्डर के ऊपर और सेफ गार्ड करना पड़ता है देश को। उनको लेड के हेलमेट्स दिए जाएंगे। आप अभी से ही ऑर्डर करवाना शुरू कर दीजिए। लेड पेंट किया हुआ हो या अंदर लेड की उसके अंदर पूरा परत हो, ठीक है। अगर ये परत नहीं होगी तो रेडिएशन से बचाव नहीं होगा। दूसरा, ऋषि मुनियों ने और बताया है, ठीक है। पहला तो क्या बताया, ठीक है, लेड का मतलब क्या होता है? सीसा। दूसरा, प्याज, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज रख लेना। प्याज अब्जॉर्व करती है रेडिएशन को, खाना नहीं है उसको पिचका के और फिर उसको 8-10 दिन बाद में पिचका के और उसको फेंक देना है। गाय भैंस नहीं खाए, पशु नहीं खाए, उसको डाल दो, छत पे डाल दो, ठीक है। और गोबर का पेंट रेडिएशन से बचाएगा। गोबर का पेंट रेडिएशन से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा। महिंद्रा XUV के ऊपर पूरा गोबर पेंट कर दिया, ऐसी में तस्वीरें भी आप देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। और बहुत सुपर रिच लोग खरीद रहे हैं। आम हिंदू तो मूर्ख बना बैठा है। ये 2000 साल पुरानी जो सभ्यता है ना, अंग्रेजी सभ्यता, इसकी वो CBSE बोर्ड की और या इंटरनेशनल बोर्ड की किताबें, इंटरनेशनल बोर्ड की जो स्कूलें चलती है ना बच्चों, उनके टीचर्स तक को मैंने ट्रेनिंग दी हुई है। क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे पता है बच्चों, कुछ नहीं है उसके अंदर। जो CBSE में है ना, उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड है और कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट के नाम पे जो CBSE में 2000 शब्दों का और ऐसे लिखिए, वो वहाँ प्रोजेक्ट करके बताया जाता है। प्रोजेक्ट बना रहे हैं बच्चे, क्या काय का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बकवास करते हैं। बल्कि CBSE बोर्ड का बच्चा ज़्यादा मेहनती होता है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि भारत धीरे धीरे अब विकासशील से और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आना चाह रहा है, तो हमारी ज़िद भी चलेगी और हमारा जो ये बोर्ड का जो स्टैंडर्ड है और अपग्रेड करना पड़ेगा भारत को। जितने शास्त्र हैं उनको सबको साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन के साथ में, सूत्रों के साथ में, संस्कृत के सूत्रों के साथ में एक्सप्लेनेशन डालना पड़ेगा। और नहीं डालेंगे तो मूर्ख हो। तो भारत की जनता, 80 करोड़ जनता को तो सरकार पाल रही है, 80 करोड़ जनता को तो सरकार पाल रही है सब्सिडी से। इतनी गरीबी है भारत में, और बाकी जनता कोई मज़े नहीं कर रही है, कोई मज़े नहीं कर रही है। तो हमारे कर्तव्य बनता है कि रतन टाटा अगर अपना कमाई का 50% वापस अपने लोगों में बांट देता है, अपने एम्प्लॉयज़ में बांट देता है, उस शहर में बांट देता है, वेलफेयर स्कीम्स पे बांट देता है जहाँ पर वो उसकी फैक्ट्री होती है, सरकारों में वो ये लोग टेंडर्स उठाते हैं, नदी नाले साफ़ करने के टेंडर्स उठाते हैं। 30 साल 40 साल से नाला बदबू मार रहा था। नाला बोलने पे तो हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दी। सरवती नदी कर क्या नाम दे रखा है उसको जयपुर में, ठीक है, अमानी शागर नाला बोलते थे उसको, ठीक है। उसको किसने सुधारा? रतन टाटा ने। ये प्रोजेक्ट, राजस्थान की सरकार के पास इतना पैसा है ही नहीं, ये प्रोजेक्ट कर सकती थी। फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना सांगनेर में जाके, और पूरे का पूरा एकदम उसको प्रॉपरली उसको लेइंग डाउन, RCC के लेइंग डाउन करना,
ये आसान काम नहीं है। आरसीसी के प्री कास्टेड ब्लॉक्स डाले गए हैं उसके अंदर। प्री कास्ट मतलब पहले से कास्टिंग करके उसके हिसाब से डाले गए हैं, ठीक है, ताकि उसमें मिट्टी ना मिले, वो हैवी मेटल ज़मीन में ना जाएं। ज़मीन में जाएंगे वो हैवी मेटल जो हमारे इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, हमारे मलमूत्र से निकल रहे हैं, और जो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया वायरसेस हैं, वो अगर ज़मीन में जाएंगे तो और ज़्यादा ज़मीन के पानी को पोल्यूट करेंगे। क्योंकि 100 फीट तो पहले ही है नाला, 100 फीट तो पहले ही है नाला, ठीक है, और जयपुर में 250 फीट पे पानी है, 300 फीट पे पानी है। तो आसानी से वाटर टेबल को ख़राब कर रहा था, जहरीला कर रहा था। समझ में आ रहा है? तो बड़ा साइंटिफिकली चीज़ों को समझाया है मैंने इस अपने वीडियो में। आप ध्यान दो इसको, और आने वाले समय में ये मान के चलो कि जिस व्यक्ति ने सावधानी नहीं बरती वो उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है उसकी। आयुर्वेद होम्योपैथी से मैं अपने आप को किसी तरह से मेंटेन किए हुए हूँ। मुझे किडनी डिजीज़ है, दर्द रहता है, सुबह मैं 6 बजे सो पाता हूँ और 12 बजे के आसपास मैं उठता हूँ, ठीक है, क्योंकि रात भर दर्द रहता है मुझे, रोज़ का ये कहानी है। होम्योपैथी ले रहा हूँ, आयुर्वेद में मैं, ठीक है, और कुल्थी की दाल ले रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग तरह के काढ़े पी रहा हूँ, ठीक है, और मैंने 10 साल की उम्र से आयुर्वेद का अध्ययन किया। मेरे फादर ने मुझे ऐसी किताबें दी थी आयुर्वेद पे, ठीक है, चरक संहिता और आयुर्वेद पे और योग पे पतंजलि योग प्रदीप, ये बहुत छोटी उम्र से मैं पढ़ने लगा था। लगभग 1 लाख किताबें मेरे फादर की लाइब्रेरी में जब मैं बच्चा था तब थी, और जब मैं बड़ा हुआ और अभी जब रिटायर हुए मेरे फादर तो उनके पास में 2 लाख किताबें हैं। क्योंकि ज्ञान कम नहीं होता, बढ़ता ही है, डबल ही होता है, ट्रिपल ही होता है, कम नहीं होता। आपके लिए हाथ जोड़ के मेरे को विनती है आपसे कि आप अपना जीवन बचाइए, अपने बच्चों का जीवन बचाइए, बड़े जो आप बुज़ुर्ग हैं उनका जीवन बचाइए, और पैसे के पीछे भागना बंद कीजिए। पैसा कमाइए, लेकिन दान पुण्य, दान मैंने बताया था शुरू में, दोबारा दोहरा रहा हूँ, दान पुण्य कमाओ, दान दो, पुण्य कमाओ, आयुर्वेद के हिसाब से जियो, योग करो और वास्तु को ठीक करो। ये 4-5 की काउंसलिंग मैं करता हूँ, इनकी कंसल्टेंसी देता हूँ मैं, ठीक है। मेरा संपर्क सूत्र नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जयपुर में मैं रहता हूँ, भारत में, ठीक है। 20,000 करोड़ का व्यक्ति जो है वो भी मेरा क्लाइंट रह चुका है, और जो 20,000 रुपये महीना कमाता है वो भी मेरा क्लाइंट रह चुका है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और पूरे भारत का भ्रमण करके सभी किलों, बावड़ियों, सभी पैलेसेस, महल और फोर्ट्स का मैं ग्रेडिंग कर चुका हूँ, ठीक है। 18 साल की उम्र में मैं भारत यात्रा पर निकला था, सभी आश्रमों में रह चुका हूँ, योग साधनाएं करी हैं मैंने, ठीक है। नैमिषारण्य से लेकर आपके मुंगेर आश्रम से लेकर आपके ओशो रजनीश आश्रम से लेकर आपके विवेकानंद आश्रम, आपके पौंडीचेरी अरविंद आश्रम से लेकर कहाँ कहाँ नहीं गया, सब जगह सिर्फ, और आपके तिब्बत, ठीक है, सब जगह। क्यों? ताकि सब जगह एक ही चीज़ को पाया, वही एक चीज़ सब जगह घूम रही है, ठीक है, जो कि हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, वही एक चीज़। ग्रंथ तो पहले पढ़ लिए थे, लेकिन तो ये जो 5-7 साल मैंने ग्रंथ पढ़े थे, ठीक है, 14-15 साल की उम्र से पढ़ना शुरू हुआ था, 18 साल की उम्र तक फादर ने मुझे जाने नहीं दिया, बोले 18 को होने के बाद ही जाने दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो ज़माना अलग था बच्चों, और यूथ हॉस्टल में 5 रुपये में कमरा मिलता था, 5 रुपये में खाना मिलता था, ठीक है, आराम से मैं रह पाता था। उस शहर में मैंने अपना कार्ड बनवा रखा था, ट्रैवल करता था मैं बस से, ठीक है, और रेल से, इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं।
कहते हैं ना कि हमारे भारत के लिए कहा गया कि 100 कोस पे बदले पानी और 200 कोस पे बदले वाणी, ऐसे कहा गया है ना। बिल्कुल सही कहा गया, गलत नहीं कहा गया। अपने आप को बचाओ, अपनी संस्कृति के बचाओ। बहुत गहरी है ये संस्कृति, भूलना नहीं कि जब अंग्रेज अड़े, ये सिर्फ 2000 साल पुराने, अंग्रेज अड़े पत्ते बांध के घूमते थे, नंगे घूमते थे ना, उस वक्त हमारे देश में रेशम के कारखाने लगे हुए थे। घर घर में रेशम और कपास के कारखाने थे, कपास बनता था हमारे यहाँ पे। चद्दरें, खेस, दादा नाने नानी से पूछो खेस क्या होता है। खेस मोटे मोटे कपास का चादर खेस कहलाता है। ठीक है जी। तो हम उस लेवल पे थे, हाथ से बनाया जाता था, घर घर में बनाए जाते थे कपड़े, इस तरह के ओढ़ने बिछाने के कपड़े थे ये। ठीक है। और जो अमीर लोग थे वो रेशम पहनते थे, और अमीर लोग में जो कॉटन भी पहनते थे, लेकिन वो कॉटन बहुत ही पतला कॉटन होता था। तो पतला कपास को बीन के उससे कपड़ा बनाया जाता था, धोती कुर्ता बनाया जाता था। हमारे पूर्वजों ने हज़ारों साल से हमारी संस्कृति को बचा के रखा। ठीक है। फिर वापस बात करूँगा, योग, आयुर्वेद, दान, पुण्य और वास्तु, इन पांचों का सम्मिश्रण है। तो हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म क्या है? एक लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल है। फ्लैट लिखा हुआ है, अपनी कमाई का आधा दान कर दो, तुरंत ही दो चीज़ें हो जाती हैं, कर्म कटना शुरू हो जाता है। दूसरा, पुण्य कमाना शुरू कर दोगे। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये वही, हम उसी देश के वासी हैं। चूरू की बात करूं, झुंझुनू की बात करूं, इन ये शेखावटी रीजन जहाँ पर पत्ता भी नहीं उगता, टिबे पड़े हैं वहाँ पे। वहाँ के सेठ लोग जो ट्रेडर्स थे बड़े बड़े, अफ़गानिस्तान तक जाते थे, इनके कारवां जाते थे। तो ये ट्रेडर्स ढाका से लेकर अफ़गानिस्तान तक, ये बीच में ट्रेड रूट था, ये गोल्डन रूट था, ये गोल्डन रूट, ट्रेड रूट कहते थे इसको, रेगिस्तान पे होते हुए। ठीक है। जब राजा के पास में लोहा नहीं बचा गोले बना के और दागने के लिए, तो उन्होंने कहा हमारे पास चांदी है, हम चांदी देते हैं आपको। इतने टन चांदी उन्होंने दी, और उन चांदी के गोले दागे गए दुश्मन के ऊपर। हम उस देश के वासी हैं भैया, कि जहाँ पर सेठ अपने पूरे जीवन की कमाई दान कर देता है। और कोई, आपको ये भी याद दिला दूं कि एक बहुत बड़ा सेठ था, उसने सोने के रुपयों से और कि जितना तू ढक लेगा, जितनी ज़मीन को तू ढक लेगा उतनी ज़मीन तेरी हो जाएगी। समझ में आया? उसने ऐसा किया था। और उसने बहुत लोगों के मृत्यु दंड जो थे उनको भी माफ़ करवाया था, सोना दे देकर। तो ये जो त्याग की भावना, ये ऑटोमेटिक कब आती है? जब आपको पता है कि भैया आपका लिमिटेड समय है, आपका लिमिटेड चाबी भर के भेजा हुआ है, बस थोड़ी सी चाबी भर के भेजा हुआ है बस आपको। 70 साल की, 60 साल की, 50 साल की, 30 साल की चाबी भर के, 40 साल की चाबी भर के भेजा हुआ है आपके अंदर। कोई 40 में मरेगा, कोई 50 में मरेगा, कोई 30 में मर जाएगा, कोई 10 में मर जाएगा, कोई 60 तक चलेगा, कोई 70 तक चलेगा, कोई 80 तक चल जाएगा, कोई 90 भी चल जाएगा। ठीक है। सबकी चाबी भरी हुई है, सबकी चाबी सेट है। लेकिन ये जो समय है, इस समय में करना क्या है? प्रारब्ध जो है हमारा, उसको ठीक करते चलो। प्रारब्ध मतलब पिछले जन्मों के जो कर्म के जो बंधन है उसको काटते चलो, और सावधानी रखो, खासकर बच्चों को लेके, और जो महिलाएं हैं और जो बुज़ुर्ग हैं हमारे घर में उनको लेके। खुद का भी ध्यान रखो। गाड़ियों पे ज़्यादा रिलाय मत करो, गाड़ियाँ ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगी। और बता रहा हूँ, ये जब रेडिएशन बढ़ेगी और हीट जब बढ़ेगी, गाड़ियाँ फेल हो जाएंगी। ठीक है, ये बात है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। मेरा आपको सनातन नमस्कार। जय हिंद।